हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ, इसके ऊपर बेस्ड बोर्ड पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को भी समझेंगे और उसके बाद हम जो बोर्ड में लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आज हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं इस लेवल पर आकर फंक्शंस के बारे में। तो अगर हमें समझना हो तो बहुत बहुत ज़्यादा लेमन टर्म्स में अगर मैं इसको बताऊं, है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ना, इफ वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेस, तो उसके साथ साथ जो फंक्शन की वैल्यू यानी जो y की वैल्यू अगर वो भी इंक्रीज करती है तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करे और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करे तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। दिस इज अ लेमन टर्म, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप समझाना चाहो तो इस तरह से बोल सकते हो। अब देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक एक पॉइंट को हम करेंगे डिस्कस आराम से। तो पहला जो है आपका फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब कब कहेंगे इंक्रीजिंग। तो अगर आप ग्राफ से देखें तो ये जो बात मैंने बताई कि व्हेन x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज, तो इनको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। थोड़ा सा एक इसमें यहाँ डिफरेंस क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात करें, है ना, सपोज हम डोमेन ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर डोमेन आई है, उसके अंदर हमारे पास कोई दो एक्स की वैल्यू है और x1 इज लेस देन x2, है ना, यानी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ x बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी इसी तरीके से बढ़ रही है ना, fx1 इज लेस देन fx2। यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है। तो ये ग्राफ जो है इसी के बारे में है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है पोर्शन, इसमें आप देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी वो इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पर इक्वल टू साइन जो है वो इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें से ये वाला पोर्शन आप हटा दें, है ना, तो हम दूसरी बात कर लेते हैं फिर, यानी फिर हमारा फंक्शन जो होता है फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई भी इक्वल टू नहीं होता। देखें, यहाँ पर कोई भी इक्वल टू नहीं है ना, यानी x बढ़ा तो y भी बढ़ा, है ना, कहीं भी वो बराबर नहीं हो रहा, तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी फंक्शन को इंक्रीजिंग में दो तरह से कहा जाता है, एक तो इंक्रीजिंग सिंपली हम कहते हैं और दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, यानी कि अगर इक्वल टू साइन कहीं है बीच में, कहीं आ गया उस पोर्शन में, तब हम उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं ओवरऑल, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कहीं वो रुकता ही नहीं ग्राफ, जैसे जा रहा है यहाँ पर हमारा सेकंड ग्राफ जो देख रहे हो, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इसमें आप देखोगे सिर्फ व्हेन x1 इज लेस देन x2, है ना, देन fx1 इज लेस देन fx2, है ना, तो यानी x1 की वैल्यू, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है और साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है शायद इसके समझने के लिए। तो इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन भी आता है। देखिए ग्राफ देखें आप, अगर हम सिंपली बोलें भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में x1 इज ग्रेटर देन x2। ओके, अच्छा यहाँ पर जो है हमने लिया, यहाँ पर दिस इज शुड बी, ये जो होगा आपका लेस देन होगा, ये वाली जो होगा वो लेस देन होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। तो दिस इज एफ x1 इज लेस देन x2। ठीक है, इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप इक्वल टू साइन बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन आ रहा है। अगर ये पोर्शन ना हो, कहीं भी इक्वल टू ना हो, तो आपका फंक्शन जो होता है फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाता है। तो डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ इक्वल टू साइन की बात हो रही है, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज इक्वल टू साइन एंड दिस इज नॉट एन इक्वल टू साइन। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो सकता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन होते हैं। लेकिन कभी कभी ओवरऑल ग्राफ की बात करें, जैसे आपके सामने ये एक ग्राफ है, तो आप जानते होंगे कि ग्राफ कौन सा है। ये ग्राफ है आपका साइन एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स के ग्राफ में अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये पीक पॉइंट है ना, ये भी एक लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर जैसे आप जा रहे हैं एक्स को की तरफ, एक्स को आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू डाउन होती जा रही है। ठीक, अच्छा यहाँ से आप जा रहे हैं फिर वाई की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है, यानी ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है। किस तरह से? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रहा है। तो अगर इसकी बात करते हैं इस पोर्शन की, तो यहाँ से जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एक ही ग्राफ में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग एंड नोर डिक्रीजिंग, है ना, निंद ग्राफ, ऐसे आप याद रख सकते हो।
नींद ग्राफ, यानी नींद में है, इसको सब कुछ हो रहा है, इसमें डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो अब ये किसी, ना इसको इंक्रीजिंग कहेंगे ना इसको डिक्रीजिंग कहेंगे, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी नींद ग्राफ इसको हम बोलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ओवरऑल एक फंडा है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या होता है। एक टर्म और यूज होती है इसी में, अगर मोनोटोनिक फंक्शन भी होता है, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज किया जाता है। देखिए हमने जैसे पढ़ा कि ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो अगर हमारे पास कोई एक जैसी चीज होती है, कोई चेंजेस नहीं आते, या कोई हम वर्क करते हैं रूटीन में तो बोर हो जाते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि हम इसे वेरी मोनोटोनस वर्क है ना, एक जैसा काम हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफ में भी अगर कोई फंक्शन है जो या तो ओनली इंक्रीज ही कर रहा हो, है ना, या ओनली डिक्रीज ही कर रहा हो, यानी सिर्फ वो इंक्रीज ही करता जाए या वो डिक्रीज ही करता जाए, तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे या तो मोनोटोनस हो गया, एक जैसा है, कोई चेंजेस ही नहीं है इसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस फंक्शन। अच्छा ठीक है, तो मोनोटोनस फंक्शन को ज्यादा मतलब कि उसमें एक ही नेचर होता है, या तो इंक्रीज ही कर रहा होगा या डिक्रीज ही कर रहा होगा। अब हमें किसी पॉइंट के ऊपर निकालना हो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, है ना, हमें किसी पॉइंट के ऊपर ग्राफ हमें दिया हुआ, मान लीजिए एक इस तरह से हमारे पास कोई एक ग्राफ है ना, और हमारे पास कोई ये एक फंक्शन है इस तरह से। अब ग्राफ में देखकर तो आपको लग रहा है, पता चल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, कहीं भी इसके अंदर इक्वल टू साइन यूज नहीं होगा। ये सपोज पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू ए, ओके। तो किसी पॉइंट पर खड़े होकर के आप बता सकते हैं कि हम ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, यानी एक पॉइंट की बात हो, पॉइंट के ऊपर हमें डिसाइड करना हो, किसी भी ग्राफ के पॉइंट पर हम खड़े हो गए, हमें पता करना है कि ये अब इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफिकल तो आप देख के बता सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे हम इसको? तो हम क्या करेंगे ना, इसके आजू बाजू हम देखेंगे। तो आजू बाजू देखने से मैथमेटिकली हमें उससे पता चलेगा। हम थोड़ा सा इसके पीछे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यानी इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, थोड़ा इसके राइट में जाएंगे, इधर भी चेक करेंगे और देखेंगे कि एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है। यानी हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू मालूम है, थोड़ा सा इससे कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। हम थोड़ा सा कम करते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी एच, नहीं ये पॉइंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक क्वांटिटी आगे हमने ली यानी ए, वही थोड़ी सी इसमें जोड़ दी एच। तो हमारे पास देखें जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है, और यहाँ जो है इस कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के और कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट की भी वैल्यू मिल रही है। अगर हमारे पास कम है तो वैल्यू भी कम आई, और ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा आई, यानी हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी फंक्शन की वैल्यू ए माइनस एच, और दिस इज एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी आपका एक्स तो लेफ्ट टू राइट बढ़ ही रहा है और फंक्शन भी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम आजू बाजू चेक कर कर ये बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो ना, ये तो आपका किस तरह का फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग के लिए, ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम किसी पॉइंट पर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी इस तरह से बात कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब एक पॉइंट है हमारा, हम जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में, एक बात हम पढ़ चुके हैं, और कंटिन्यूटी के बारे में हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कोई लेना देना होगा यहाँ पर, यानी फंक्शन का कोई कंटिन्यूस होना या डिफरेंशिएबल होना जरूरी है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए? तो देखिए ये बात आप बिल्कुल याद रख लें कि फंक्शन नीड नॉट टू बी, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन बात को मानना या उसको समझना भी जरूरी है ना। आप कहेंगे हम नहीं मानते, चलिए तो उसके लिए कुछ हमें प्रूफ भी करना है, यानी हम उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैं प्रूफ देता हूँ आप, ताकि इसको समझ लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक अगर ग्राफ बनाऊं, यहाँ से इस तरह से एक ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है, और यहाँ से मैं एक शार्प कॉर्नर देकर इस ग्राफ को कुछ ऐसे बना दूं, बन गया। अब देखिए ये फंक्शन जो है ना नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये लेकिन क्या इंक्रीजिंग है, यानी डिफरेंशिएबल ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये क्या है आप देख सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल होने के बावजूद भी ये फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। कैसे चेक करोगे आप, जैसे अभी बताया था आपको, अगर ये आपका x इज इक्वल टू ए है तो यहाँ पर चेक करो आप, और इसके इस पॉइंट पर चेक करो, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देखोगे वैल्यू जो होगी y की वो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू y बढ़ रही है। तो इस तरीके से हो सकता है,
या आपका ये तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक ऐसा कोई ग्राफ है, अब ये पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो इट इज अगेन नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और ऐसा नहीं है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर अगर आप देखें ए पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी, जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ेंगे तो वाई की वैल्यू डाउन होगी, यानी ये आपका, ये तो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हुआ। एक डिफरेंशिएबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि आपका कुछ ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, और ये ग्राफ इस तरह से और ये ग्राफ इस तरह से। अब देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव वो उसको आप नहीं निकाल सकते इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पॉइंट पर क्या होगा, डेरिवेटिव परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया अगेन, ये नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ पर भी आप ग्राफ को देखें दो पॉइंट्स के ऊपर, तो वैल्यू बढ़ रही है, यानी ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो तीनों बातें जो हमने की नॉट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन की भी। कॉन्टिन्यूटी के भी बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए एक फंक्शन में लेता हूँ, सपोज ये फंक्शन है आपका इस तरीके से, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना, ए पर वैल्यू ये है। अच्छा यहाँ पर आप यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर चेक करें इसके आजू बाजू, तो देखेंगे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये है किस तरह का, ये आपका है नॉट डिसकॉन्टिन्यूस, बोलेंगे इसको डिसकॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, अब देखिए किसी भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछा जाता है कि आप फंक्शन आपको गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा वो इंटरवल बताओ जिसके अंदर वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं, यानी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यही इसका यूज भी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। तो हमें इसके एप्लीकेशन के बेस पर बहुत सी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालने के काम आता है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, सारी बात होगी यहाँ पर, पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो आई थिंक अगर आपको यहाँ अब तक समझ में आ रहे हैं सब चीज़ें, तो इसको प्लीज़, अगर आप नए हैं यहाँ पर मेरे चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें जिसमें आपको सभी IIT लेवल की जो बुक्स हैं उसके PDF आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी हैं जिसको आप देखकर, सैंपल देखकर उसको आप परचेज भी कर सकते हैं विथ सम ऑफर्स ऑलरेडी देयर। और कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स भी हैं, वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जरूर एक बार उसको डाउनलोड कर देखें। चलिए अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तो अगर एफ आपका इंक्रीजिंग होगा क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, कब, जब उसका एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा एफ डैश एक्स होता क्या है, एफ डैश एक्स इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये होता है एक्चुअली टेन थीटा, ठीक। अच्छा इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि जो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो एक्यूट होता है, यानी थीटा जो होगा वहां पर एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर है, यानी उसका डेरिवेटिव आपने लिया और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब इंक्रीजिंग की हम बात करते हैं तो आपको जो इंटरवल होता है वो क्लोज्ड इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से डिक्रीजिंग जब आपका नेगेटिव हो और ये भी क्लोज्ड इंटरवल की बात होती है, ठीक। और अगर एफ डैश एक्स 0 हो जाए, है ना, तो स्लोप यानी 0 होगी, स्लोप 0 का मतलब क्या होगा कि आपका फंक्शन जो होगा ना वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना, उसका ग्राफ वो जो बनेगा ग्राफ उसका एज इट इज बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, है ना, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बात है। अब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अगर आप बात करते हो, यानी अगर आप एक वर्ड ऐड करते हो उसमें स्ट्रिक्टली, तो यहाँ सर आप क्लोज्ड इंटरवल छोड़ देते हो, ओपन रह जाता है बस, बाकी एफ डैश एक्स 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 और इसके लिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिर्फ बात जो है वो इंटरवल्स की है, यानी जब हम इंक्रीजिंग ले रहे हैं तो क्लोज लेंगे, ठीक है, क्लोज लेंगे यानी इक्वल टू साइन आएगा दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से लिखी जाती है, ए
एंड बी, ठीक है। यानी अगर आपने इंक्रीजिंग लिया तो इक्वल टू साइन लेंगे आप इंटरवल में, और अगर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया तो आप इक्वल टू साइन नहीं लेंगे, यानी एक बार में एक चीज होगी। इस तरह से याद करने का तरीका हो जाता है। तो ये तरीका है जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, उसका इंटरवल निकालते हैं। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और अभी तक जो कंसेप्ट होगा बड़े अच्छे तरीके से आपको आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक इसको ज़रूर करें, और थम्स अप, कमेंट में थम्स अप आना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है। तो 2021 के लिए ये आपको वीडियो है ताकि आप इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रैक्टिस कर पाएँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर फंक्शन देखिए आपको दिया हुआ है, और मैंने जैसे बताया था यहाँ पे आपको इंटरवल पूछा गया है। इंटरवल आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। अब करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हमारे पास देखिए करने का तरीका बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन आता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम काम करेंगे इसको एफ डैश एक्स निकालें। तो निकाल लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, तो काम बहुत ईजी है, पहले चैप्टर में हम जान चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया था। तो हो जाएगा 4x³ डिवाइड बाई 4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -10, सॉरी दिस बिकम, ये हो जाएगा 3x² -10x एंड दिस बिकम 24, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखें, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका x³ -3x² -10x प्लस 24, ये हो गया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए और क्या तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट भी बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हिट एंड ट्राई, यानी आप x की वैल्यू 1 चेक करें, 1 के ऊपर, उसके बाद -1 पर चेक करें, 2 पर चेक करें, -2 पर चेक करें। अमूमन इसमें आपका इसका पहला फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहले अगर मैं 1 यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, अगर मैं 1 वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना, -3 -10 एंड प्लस 24। अब आपको चेक करना है क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहीं से भी ये 0 बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू आपकी फैक्टर की नहीं हो सकती। अब आप -1 डालें तो जाएगा -1 -3 +10 एंड प्लस 24। अगेन प्लस का जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये भी काम नहीं करा, ठीक है। तो करते जाएं बिल्कुल बेफिक्र होकर, कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको। 2 का अगर आप डालते हैं तो ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -12, और ये -20 प्लस 24। अब देखिए यहाँ पर 8 और 24 हो गया आपका 32, और ये भी 32, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका, यानी हमारा इसका एक फैक्टर आ जाएगा x, 2 वैल्यू आई ना तो x -2। अब बाकी जो होगी यहाँ पर एक बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है, देखिए हमारे पास एक फैक्टर आ गया 2 इसका, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 है ना, और यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट है हम यहाँ लिख लेते हैं इसके कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आएंगे इसके 1 -3 -10 एंड 24, ठीक है तरीका। अब यहाँ से आप ये वैल्यू उतार लें, 1 एज इट इज उतारो। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो इसको 2 यहाँ लिखें, तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट भी आप इसको समझ सकते हैं। इसका अगर आप लें है ना माइनस और प्लस, तो ये कितना आ जाएगा -1। पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, अब इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिख दें तो हो जाएगा -2, और इसको आप करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -12। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करें -12 से तो ये हो जाएगा -24, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो अब क्या करना होता है, यहाँ पर हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं। तो इसका फैक्टर होगा 1 और 1, यानी 1x इंटू 1x। उसके बाद हमें फैक्टर बनाने इसके, उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसका बना सकता हूँ मैं 3 एंड 4, ठीक। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए शॉर्टकट है, आप सोचोगे ये हो क्या रहा है, तो ध्यान से इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस शॉर्टकट को भी पहचान लें। मुझे क्या करना है, क्यूबिक का फैक्टर बनाना है। एक फैक्टर बना लिया, दूसरे फैक्टर का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये मल्टीप्लाई कर कर हो जाएगा 4x, बीच में है आपका 1, यानी आप 1 कैसे लाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको एक नेगेटिव और यहाँ लिखेंगे आपको पॉजिटिव। तो ये आपका हो जाएगा x+3 एंड x -4। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फैक्टर x+3
एंड x -4। ठीक है, तो ये फैक्टर आगे देखा, सिर्फ एक तरीका था ये बताने का कि क्या क्या फैक्टर आपके आ रहे हैं। अब ये आपका हो गया f डैश x। अगर आप f डैश x को, यहाँ तक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर आप f डैश x को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है, और ये आपका सेकंड स्टेप होता है जिसमें आप इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू मिलती है, कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2, ठीक है, -3 एंड 4 वैल्यू मिलेगी। अब ये जो है, जो हमारा, क्योंकि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इट इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम, देखिए तरीका क्या होगा इसका वो मैं बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम अगर वेवी कर्व मेथड से करें इसको, तो चलिए इसको आगे देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखें, ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ -∞ और ये हो गया आपका +∞। तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो क्या क्या नंबर है, हमारे पास है -3, 2 एंड 4। तो इस यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे, दिस इज -3, 2 एंड 4। ठीक है, अब क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे जो फैक्टर्स हैं ना, उसके अंदर x पहले लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो बहुत ही इजी होता है, जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर f डैश x की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं, यानी कहाँ पर वो पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, है ना। ये जो वैल्यूज है ये किसकी है, f डैश x की वैल्यू, यानी f डैश x यहाँ पर लेस देन 0, f डैश x यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 0, f डैश x यहाँ पर होगा अगेन लेस देन 0, और f डैश x यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेकर आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं -4, तो आप f डैश x में रख के देखें, आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस तरीके से -3, 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें पूछा गया था कि वेयर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल आएगा, है ना। तो स्ट्रिक्टली पहले हमें बताना है इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग यानी प्लस साइन के लिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो इंटरवल है, एक तो होगा -3 से लेकर 2 तक, है ना, एंड दूसरा हमारे पास होगा 4 to ∞, ये हो गया। और इसी से हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी पता चलता है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी जहां पर f डैश x लेस देन 0, तो देख लेंगे ये वाला नेगेटिव, यानी ये होगा आपका -∞ से लेकर -3, ओके, एंड दिस इज 2 to 4। तो ये दोनों आपके इंटरवल निकालने, इस तरह से बोर्ड का क्वेश्चन था ये, और आई होप समझ में आ गया, थोड़ा मैंने डिटेल में बताया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, और डिफरेंट क्वेश्चन हैं इसके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ऑल इंडिया 2014, ठीक है जी, और एक 2010 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए पूछा गया है इसके अंदर अगेन। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो वैल्यूज ऑफ x का मतलब है इंटरवल की बात हो रही है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर dy/dx निकालेंगे, यानी f डैश x, एक ही बात है। तो इसको निकाल लें, तो हम पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -2x, ऐसे लिखा जा सकता है, तो उसको इजी होगा आप डिफ्रेंशिएट करना, है ना, और उसका भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, और दिस बिकम x स्क्वायर -2x, और उसके बाद इसका चेन रूल से दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2x -2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, dy/dx को इक्वल टू कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं तो x आ जाएगा, दिस बिकम x -2 और दिस बिकम x -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसा हमने इसको 0 किया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू एक तो आएगी 0, एक x की वैल्यू आएगी 1 और एक x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है जी। तो इस तरह से वैल्यू आई। अब हमारे पास हमें निकालना है इसका इंटरवल, तो अगेन हम यहाँ नंबर लाइन लें -∞ से +∞,
तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। तो कितने इंटरवल यहाँ पर हो गए? नहीं, काफ़ी इंटरवल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, यानी ये f' की वैल्यू चेक करने का तरीका है वेवी कर्व मेथड से। दूसरा एक तरीका देखिए और भी है, अगर आपको वो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरवल लिखें। ठीक है, अब इंटरवल यहाँ पर क्या क्या है हमारे, देखिए एक इंटरवल है -∞ से लेकर 0 तक, ये एक इंटरवल हो गया। दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 1 तक, और एक इंटरवल हो गया 1 से लेकर 2 तक, और एक इंटरवल हो गया आपका 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सारे इंटरवल आप ऐसे लिख लें पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम f' की वैल्यू को चेक करेंगे इसके बीच में, -∞ से लेकर 0 के बीच में। तो हम ले सकते हैं -1। तो अगर आप -1 यहाँ लें तो ये हमारा है ना -1, ये वाला आपका f' है। तो -1 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको आप -1 लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसको आप -1 लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 टाइम्स आपका माइनस आएगा, तो ये आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव आ रहा है। अब 0 से लेके 1 की बात करते हैं, तो 0 से 1 के बीच में कोई आप नंबर ले सकते हैं। मैं लेता हूँ 1/2। तो 1/2 लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1/2 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/2 लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव आया। ठीक है, आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव ही है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लें, जैसे 3/2 में लेता हूँ जो होगा 1.5, तो यहाँ 3/2 ये पॉजिटिव, 3/2 अब ये क्या होगा, 3/2 ये होगा नेगेटिव, 3/2 -2 तो जाएगा -1/2। ठीक है, नेगेटिव 3/2 अगेन ये होगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी नेगेटिव है। अब 2 से इन्फिनिटी तो लेंगे तो ये आपका फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें बताना है, ऐसे आप करके करें या जो भी आपको अच्छा लगे तो यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसका नेचर क्या आ रहा है। तो नेगेटिव में क्या आ रहा है, नेगेटिव में हमें क्या बताना था यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए ये है, ठीक है, x की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 1 तक, है ना, और दूसरा यहाँ से 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक x की वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। इसके बीच में x की वैल्यू होगी तो आपका फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो देन एट एंड पॉइंट्स पर भी ये क्या होगा, हम इस एंड पॉइंट भी वी कैन इंक्लूड। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, वी कैन डू दैट दिस, है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं x देन बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल आ गया। क्लोज इंटरवल ही होता है हमारा इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो हम ओपन लेते हैं वहां पर। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो क्लोज इंटरवल भी आएगा, और एंड पॉइंट हम ऐड कब कर लेते हैं, जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए ये आपका एनसीईआरटी का भी है, और ये आपका 2012 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वही है। तो जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप आप याद कर लें। सबसे पहला काम तो आपको यही करना ही है कि आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसको निकाल लें आप, सिर्फ बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करनी है यहाँ पर। ठीक है, मजदूरी का काम है ये, सिर्फ आपको इजीली आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो ये हो जाएगा आपका। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इट्स बिकम 1/1 + x। ओके ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म इस तरह से, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + x का, नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आपका 2 और ये होगा 2 + x। ठीक है, देन माइनस, अब इसको 2 + x का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और 2x ऊपर रहेगा तो ये सिर्फ सिंपली 2x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अभी इसको लिखेंगे 1/1 + x, तो ये हो जाएगा आपका -4
सॉरी यहाँ पर +4 आ गया, देन +2x एंड दिस इज -2x और दिस बिकम 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा मेहनत का काम है। तो ये आपका 4 बच जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + x² + 4x एंड दिस बिकम 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4 - 4x। ओके, और नीचे आपका आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। तो -4x + 4x -4 + 4, तो आपका सिर्फ यहाँ बचेगा x² / 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ और बचेगा क्या, कुछ और बचेगा क्या? हाँ, एक चीज और यहाँ पर आपका 1 + x, ये भी तो होगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपका इसको भी थोड़ा सा जगह दे दें, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़े भाई। 1 + x एंड दिस इज 2 + x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दें इसको। ये जो हमारा dy/dx है ना, अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उस पर डिपेंड करेगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और हमें इंक्रीजिंग के लिए शो करना है, यानी इसको हमें देखना है पॉजिटिव कब होगा। और x की वैल्यू हमें ये भी दी हुई है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए x² जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2 + x है ना, किसी का भी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो ये वाली जो वैल्यू ये भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? देखिए x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी है। अगर आप -1 भी लें, x की जगह -1 लें तो 0 होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हमारे पास है भी नहीं। यानी x जो है वो नहीं हो सकता, -1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा आपका। लेकिन -1 से बड़ा हो सकता है। तो जब ये -1 से बड़ा होगा, यानी आप इसकी तरफ किसकी तरफ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं -0.9 ले सकते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और उससे कितनी भी बड़ी वैल्यू ले तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यानी आपका x² इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज 2 + x² इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। एंड x इज ग्रेटर देन -1 है ना, ये क्या, ये हमें गिवन है, तो ये भी क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, देन हम ये कह सकते हैं ना, देन हमारा जो dy/dx है, दिस इज ओवरऑल क्वांटिटी इज 0 फॉर x इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि हमें दिया हुआ है। अगर ये ना होता तो ये हमारा फंक्शन फिर नेगेटिव हो सकता था। तो ये हमने क्या हो, ये शो कर दिया हमने कि x ग्रेटर देन -1 के लिए ये हमेशा dy/dx पॉजिटिव होगा। ठीक है, सारी जो कंडीशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, तो ये अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तब तो ये पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अगर उससे छोटी होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव, यानी dy/dx तब नेगेटिव होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये हमेशा शो हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है और इसकी इंपॉर्टेंस फिर अगेन क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में का एग्जाम्पल है आपका और 2012 में दिल्ली में पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस, तो जितने भी हम क्वेश्चन आज ले रहे हैं सारे बोर्ड में ही आए हुए हैं। तो सबसे पहला काम वही है हमारा, सबसे पहला काम बिल्कुल आंख मीच के क्या करेंगे आप, f' निकालेंगे। ठीक है, तो f' निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x + cos x, तो साइन का हो जाएगा cos x और cos का क्या हो जाएगा, -sin x। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, एकदम मैकेनिकल हो जाएगी ये चीजें आप करोगे ना, यानी इसको हमेशा क्या करना होता है, जीरो के को इक्वेट करना होता है, यानी आपका cos x - sin x इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, आप करेंगे ना इसको इधर ले जाएंगे, साइन cos x से डिवाइड कर दें तो tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर जो x की वैल्यू डोमेन जो है ना, जो डोमेन जो दिया हुआ है वो डोमेन है हमारा 0 से लेकर 2π। ठीक है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, यानी यहाँ तक वैल्यू हो सकती है आपकी x की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो आप देखो, 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, तो 4 क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है, और किस वैल्यू के लिए होता है, π/4 के लिए, यानी π/4 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, या यहाँ पर पाई कूद कर π/4 यानी पाई प्लस π/4, यानी 5π/4 के लिए वैल्यू। तो दो पॉसिबल
वैल्यूज हैं इसकी, x की एक तो ये वैल्यू π/4 हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या 5π/4 हो सकती है। यही दो वैल्यू ले सकते हैं ना। इसके अलावा फिर घूमकर वैल्यू आएंगी लेकिन वो 2π से बाहर चली जाएंगी। तो दिस द पॉसिबल वैल्यूज, यानी हमारे पास अगर हम इसको ड्रॉ करें, हम इस तरह से ले सकते हैं। आप किस तरीके से करें, आप बेबी कर्व मेथड से करें तो हमारे पास x तो रियल है ना, -∞ से लेकर +∞ तो घूम रहा है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपके पास दो इंटरवल बन जाएंगे इस तरह से, 5π/4 और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब चेक करना है कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो आप इसमें इंटरवल बना सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि आप इंटरवल बना लें। इंटरवल क्या क्या बनेंगे हमारे, -∞, 2π/4, ठीक है, और एक बनेगा आपका π/4 to 5π/4, और एक आप बनेगा 5π/4 to 2π, ठीक है। तो ये तीन इंटरवल में हमें चेक करना होगा साइन ऑफ f'(x) का साइन चेक करेंगे। तो π/4 यानी 45 डिग्री से कम, तो आप ले लो 30 डिग्री, यानी आप f'(x) की वैल्यू यहाँ चेक कर लो, f'(x) 30 डिग्री यानी π/6 पर, है ना, 30 डिग्री। तो यहाँ रखो आप f'(x) क्या हमारा ये वैल्यू f'(x), ठीक है, ये तो हमारा f'(x), इज योर f'(x). तो ये इसमें आप रखोगे π/6 30 डिग्री, तो √3/2 माइनस ये आ जाएगा 30 डिग्री का 1/2, तो √3 - 1 तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, दूसरा π/4 से 5π/4 के बीच में पाई एक वैल्यू आती है, तो पाई रखोगे -1, ये 0 हो जाएगा, तो -1 ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी आप इसके कोई बीच की वैल्यू मैंने क्या ली, पाई ली, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब इसके बीच की अगर वैल्यू की बात करें तो मैं इसके बीच में एक वैल्यू डिसाइड करता हूँ 3π/2, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू होती है। अब 3π/2 के लिए, π/2 के लिए तो 0 होता है, और 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और π/2 है तो नेगेटिव, तो -1 आएगा, तो माइनस पहले से तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट पार्ट तो आप तो आसानी से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, फर्स्ट की जो बात कर रहा है वो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग कहाँ पर है, पॉजिटिव के लिए, यानी इंक्रीजिंग कहाँ होगा, -∞ से π/4, तो ये होगा। लेकिन हमें जब इंक्रीजिंग है तो हमें देखना है इसके एंड पॉइंट्स पर, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, अच्छा इन्फिनिटी पर तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगता है हमेशा, इन्फिनिटी चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको क्या होगा, इंटरवल आपका उसको नेगेटिव ही यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। और एक और है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5π/4 से 2π तक, तो ये आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इसलिए क्लोज लगाया। एंड पॉइंट्स क्यों इंक्लूड किए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दूसरे के जो आपको इंटरवल जो बताने हैं, इंटरवल ही बताने हैं दोनों के, डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग ये नेगेटिव वाला है, तो डिक्रीजिंग यानी आपका क्लोज्ड इंटरवल यहाँ भी पूछा जाएगा, और ये जो है डिक्रीजिंग का होगा आपका π/4 से 5π/4 तक। तो इस तरह से देखिए इंटरवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, और आप, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई क्वेश्चन आप छोड़ोगे। और इस बार जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जहाँ तक इस बार पूछा जाएगा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो और कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है, स्टार क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। देखिए 2016 में, 2011 में, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें काम वही करना है, देखिए बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा आपको इस वीडियो में ही। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी dy/dx निकाल लो, कुछ भी फंक्शन निकाल लीजिए आप उसको, ठीक। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका dy/dx निकाल लेते हैं, और हमें बताना है कहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, सॉरी प्रूफ करना है कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, प्रूफ करना है, तो इजी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन। तो काम हमारा वही करना है, हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको, 2 + cos थीटा, ठीक है ना, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ये हो गया आपका स्क्वायर, ऊपर वाले का आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा 4 cos थीटा, नीचे वाला एज इट इज लिख दोगे आप 2 cos थीटा, ठीक है। अभी हुआ नहीं पूरा, माइनस साइन आएगा। अब 4 sin थीटा को एज इट इज लिख दीजिए आप, और जो ब्रैकेट में उसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी थीटा जो है ना ये थोड़ा छुपा रह जाता है, कभी कभी स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं,
तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, और ये जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इससे आप स्क्वायर भी करना और उसके बाद इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जाएगा माइनस, सारा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा, इसका तो स्क्वायर है। अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगी आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू होगी 1, तो सिर्फ 4 होगा प्लस का, तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है जी, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 प्लस कॉस थीटा एंड देन होल स्क्वायर। तो इसमें से अगर मैं कॉस कॉमन ले लूँ, कॉस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक, कॉस कॉमन ले लिया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो अब ध्यान से देखिए, ये जो आपकी जो वैल्यू है ना, देखिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, तो ये -1 से लेकर +1 तक होता है। तो इस ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो आप चाहे मिनिमम ले लें चाहे मैक्सिमम ले लें, तो ये वैल्यू जो होगी हमेशा वो कैसी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू ओनली, है ना। जो ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट की जो बात कर रहे हैं, इसकी अगर वैल्यू ले लें ना, कोई पॉसिबल ले लें, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा ये स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स ओनली cos थीटा। cos थीटा पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव तो dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट की बात करें तो कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यानी 0 से लेकर π/2 तक ये पॉजिटिव होता है, और 3π/2 से 2π तक पॉजिटिव होता है। यानी हमें देखिए क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि प्रूफ कीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो हाँ, ये फर्स्ट में भी है इंक्रीजिंग और फोर्थ में भी इंक्रीजिंग है। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर थीटा बिलोंग्स टू वेयर, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो आई होप मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में, और अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और एट द एंड आज आप हमारी जो इनहेंस एजुकेशन की एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं हर परचेजिंग के ऊपर, और बहुत सारा कंटेंट है जो आपको फ्री अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इनहेंस एजुकेशन YouTube channel. Thank you.